आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा पूर्व वर्षों में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र विषय में पूछे गए प्रश्नों के हल का। अब तक आप सभी लोगों ने वर्ष 2004 में आयोजित विशेष परीक्षा के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 90 या 90 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम जिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वह वर्ष 2004 नागरिक शास्त्र विशेष प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 91 यानी 91 से लेकर के प्रश्न संख्या 125 तक का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। विकल्प संख्या 1 चीन, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश और 4 श्रीलंका। तो इसमें से जो पहला विकल्प है चीन, चीन जो है सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क, इस सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है कुल कितनी है? 8 है। ये 8 देश कौन कौन से हैं आप इसको जानें, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी। इसमें भारत है, दूसरे नंबर पर इसमें कौन सा देश है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर इसमें है बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौथे नंबर पर है नेपाल, पांचवें नंबर पर है भूटान, छठवें नंबर पर है मालदीव, सातवें नंबर पर है, आप देखिए कि सातवें नंबर पर श्रीलंका और आठवें नंबर पर जो देश है वह है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे बाद में सार्क का सदस्य देश बना। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ। इस सार्क की स्थापना जो है कब हुई? स्थापना यह कब हुई? 1985। कहाँ हुई? ढाका। और यह ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। आप देखिए कि सार्क का जो विचार था यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति इनका नाम था जियाउर रहमान, जियाउर रहमान। इनके मस्तिष्क में सबसे पहले सार्क के स्थापना की बात आई। सार्क जो है इसका मुख्यालय परीक्षाओं में पूछ देता है, इसका मुख्यालय जो है वह नेपाल
नेपाल के कहाँ? काठमांडू। काठमांडू में है। इस तरह से आपने देखा कि सार्क जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, जो परस्पर आर्थिक विकास, समृद्धि और बेहतरी के लिए परस्पर संबद्ध हैं। इन सहयोग संगठन में कुल 8 देश हैं और ये क्षेत्रीय विकास के लिए परस्पर सार्क से बंधे हुए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 है कि इंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्पना किसका दिया हुआ है? 1 जॉन बर्टन, 2 सैमुअल हंटिंगटन, 3 केनेथ वाल्ज और 4 फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसमें देखिए कि एंड ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक या एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया है। ये फ्रांसिस फुकुयामा कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांसिस फुकुयामा जो है अमेरिका के क्या हैं? राजनीति शास्त्री एवं राजनीतिक अर्थशास्त्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन। इस पुस्तक में इन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के अंत की बात कही है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाइए और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके प्रदत्त कोट से अपने उत्तर का चयन करें। सूची 1 में ए स्टेट एंड रिवोल्यूशन, बी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी लॉज और डी स्पिरिट ऑफ लॉज। सूची 2 में प्लेटो, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू और लेनिन दिया हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर स्टेट एंड रिवोल्यूशन यह पुस्तक जो है यह लेनिन की है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। लॉज यह जो है प्लेटो की है और स्पिरिट लॉज जो है यह क्या है? मॉन्टेस्क्यू की है। तो आप देखिए कि ए का 4 किस विकल्प में है? पहले विकल्प में है। और बी का 2 और सी का 1 और डी का जो है 3। तो इस प्रश्न में विकल्प संख्या जो 1 है यही जो है सही है। 4, 2, 1, 3। तो आप इसके उत्तर को देखा। प्रश्न संख्या 94 है कि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है 1 समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, बी समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, 3 समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और 4 हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। यहाँ पर बात राजनीतिक
न्याय की हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। यह विकल्प संख्या 1 इसमें जो है सही है। प्रत्येक राज्य जो है अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देता है। यह अधिकार जो होता है बिना भेदभाव के सभी नागरिकों, यहाँ भेदभाव का तात्पर्य जन्म, लिंग का स्त्री और पुरुष, जाति, धर्म, ये सब जो भेदभाव के रूप हैं, इसके बिना सभी व्यक्तियों को, आप देखिए, मताधिकार, चुनने का अधिकार, चुना जाने का अधिकार, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। यही जो है आपका राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? 1. समानता का अधिकार, 2. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 3. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 4. शोषण का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, विकल्प संख्या 2, इसी को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहने के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य था कि यदि जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, यदि उनके रक्षोपाय के उपाय नहीं किए गए तो यह व्यर्थ हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए रिटें जारी करता है, जिसमें वह पहली रिट जो जारी करता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को यदि अनुचित तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे कोर्ट के समक्ष 24 घंटे में जो है प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर के इस रिट के तहत यह कार्य कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस अंग्रेजी में कहा जाता है। दूसरा है इसमें अधिकार
अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का तात्पर्य होता है यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को जो है धारण करता है बिना कानूनी अधिकार के, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद को धारण किया है। इसे क्यू वारंटो अंग्रेजी में कहा जाता है। तीसरा जो रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है वह है परमादेश। परमादेश, यह परमादेश मिंडामस है, यानी यदि कोई सार्वजनिक निकाय कर्ता जो उसे कार्य करना है उस कार्य को करने से मना करता है तो न्यायालय उसे उस कार्य को आदेश दे करके करने के लिए कर सकता है। अगला चौथा जो रिट है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना। प्रतिषेध, यह जो प्रतिषेध रिट है यह सर्वोच्च न्यायालय निचले न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है जब वे कानून के विरुद्ध जाकर के निर्णय करने की कार्रवाई करते हैं। तथा पांचवा आपका है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का तात्पर्य होता है कि मंगा लेना। यदि न्यायालय में कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और वह विधि विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण सर्टियोरी के माध्यम से उस पर विवेचना करने के लिए अपने पास मंगा सकता है। तो आप देखिए कि जो पांचों रिटें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है यही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किया जाता है। हम अगला प्रश्न लेते हैं 96। वह प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक है, नहीं है। इसमें पॉलिटिकल कल्चर का संगठक नहीं है, इसके बारे में पूछा है। पहला है अनुभव विश्वास, दूसरा व्यक्तिपरक हित, तीसरा मूल्य अभिरुचियां, चौथा प्रभावी अनुक्रियाएं। इसमें आप देखिए कि जो दूसरा विकल्प है व्यक्तिपरक हित, यही जो है राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है। इसमें से जो तीनों हैं अनुभव विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं, यह राजनीतिक संस्कृति का जो है संगठक है। यहां पर जो व्यक्तिपरक हित है यह राजनीतिक संस्कृति का संगठक ना होकर के यह उसका परिवर्त या वेरिएबल्स या नियामक डिटरमिनेंट्स है। तो यह जो है क्या है, राजनीतिक संस्कृति का नियामक है, नियामक या परिवर्त। यह जो है वेरिएबल्स है या फिर डिटरमिनेंट्स है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति, यह राजनीति विज्ञान में है क्या चीज, आप इसको समझिए। राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का देन है। यह व्यवहारवादी क्रांति है। क्या है? 1950 के दशक में राजनीति विज्ञान में संस्थाओं और संरचनाओं के अध्ययन के बजाय मानवीय और समूहों के व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विश्लेषण के लिए किया जाने लगा, जिसमें
मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को प्राथमिकता दी जाने लगी और इसी राजनीतिक व्यवहार का देन राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति की जो संकल्पना है, संकल्पना यह जो है राजनीति को संस्कृति या संस्कृति के दृष्टिकोण से देखती है। राजनीति को संस्कृति की दृष्टिकोण से देखती है, यानी समाज के वो कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक संस्कृति का उद्देश्य राजनीति के विश्लेषण के लिए संस्कृति के ज्ञान का सहारा लेना है। अलेक्सी द तकाविल नामक एक विद्वान था। उसने एक पुस्तक लिखी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ताकविल ने 1955 में एक पुस्तक लिखी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इसमें उन्होंने वर्णन किया कि जहां दुनिया भर का उदार लोकतंत्र फैल रहा, वहीं पर अमेरिका में यह स्थिर क्यों हुआ, वे कौन कौन से कारण थे जो अमेरिका में लोकतंत्र को कायम करने में सहायक सिद्ध हुए थे। ताकविल के बाद राजनीतिक संस्कृति पर मैक्स वेबर ने काम किया। मैक्स वेबर ने राजनीतिक प्रणाली में वैधता की संकल्पना क्या भूमिका जो है निभाती है, इस पर अध्ययन किया। इसके बाद टाकटॉल पार्सन्स, पार्सन्स ये थे। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में संस्कृति की परिभाषा प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली के रूप में किया। पुस्तक इनकी द सोशल सिस्टम। इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया और बताया कि जो संस्कृत है वह प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली है। क्या? प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली। अंत में आमंड और बर्बा ने जो है राजनीतिक संस्कृति, अगर हम बात करें कि राजनीतिक संस्कृति के आविष्कार, इस राजनीतिक संस्कृति इस राजनीतिक संस्कृति के राजनीति विज्ञान में आविष्कार करने का जो श्रेय आमंड को जाता है। यानी इस संकल्पना का आविष्कार, यानी राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना का आविष्कार राजनीति विज्ञान में आमंड ने किया। आमंड और सिडनी बर्बा, आमंड और सिडनी बर्बा, आमंड और सिडनी बर्बा, सिडनी बर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए। पहला
बताया जो प्रकार राजनीतिक संस्कृति का, वह है संकीर्ण संस्कृति। संकीर्ण संस्कृति। दूसरा जो बताया अधीन संस्कृति। अधीन और तीसरा जो बताया वह बताया सहभागी संस्कृति। तीन प्रकार की संस्कृतियों का आलमंड और सिडनी बर्बा करते हैं। पहला जो है संकीर्ण संस्कृति, प्रोकियल कल्चर। दूसरा अधीन संस्कृति, सब्जेक्ट कल्चर। और तीसरा सहभागी, पार्टिसिपेंट कल्चर। ये संकीर्ण संस्कृति ऐसे राजनीतिक समाजों में पाई जाती है जहां की जनता जो है वह जो है राजनीतिक रूप से जो है बिल्कुल उससे अनभिज्ञ होती है, उसमें किसी तरह का सहयोग या उसे अपने सहभागिता की कोई जानकारी नहीं होती है। अधीन संस्कृति के अंतर्गत उसे कुछ कुछ जानकारी होती है। और तीसरा सहभागी संस्कृति में जो है नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता करते हैं। इस आधार पर आमंड और बर्बा ने नागरिक संस्कृति की बात कही है, सिविक कल्चर, नागरिक संस्कृति। और यह नागरिक संस्कृति की बात करते हुए वे कहते हैं कि यह नागरिक संस्कृति जो है इसमें वस्तुतः तीनों तरह की संकीर्ण, अधीन और सहभागी तीनों तरह की संस्कृतियों का मिश्रण है। यही नागरिक संस्कृति उदार लोकतंत्र को संभालने में सक्षम है। उदार लोकतंत्र को संभालने में नागरिक संस्कृति ही सक्षम हो सकती है। आमंड और बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा की है। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा करते हुए वे नागरिक संस्कृति की बात जो उन्होंने किया कि नागरिक संस्कृति में तीनों संस्कृतियों का मिश्रण है और यही नागरिक संस्कृति उदार लोकतंत्र को संभालने में सक्षम है। आमंड बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति का अर्थ राजनीतिक विषयों के प्रति जैसे राजनीतिक दल, संविधान, न्यायालय, राज्य के इतिहास के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान है। यानी समाज का कोई सदस्य इन राजनीतिक संस्थाओं या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है। और यह जो अभिविन्यास होता है, कोई व्यक्ति किसी भी समाज के राजनीति में अपने को कहाँ रखता है, वह अभिविन्यास आमंड और बर्बा तीन प्रकार के अभिविन्यास की बात करते हैं। पहला जो है उसका जो अभिविन्यास होता है ज्ञानात्मक। दूसरा जो अभिविन्यास होता है भावात्मक। और तीसरा जो अभिविन्यास होता है वह होता है मूल्यात्मक। इन तीन तरह के अभिविन्यासों के माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक पर्यावरण में अपने आप को कहाँ रखता है यह पता चलता है। तो अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 है कि दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है। 1, ये संगठित होते हैं। 2, ये राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। 3, ये सरकार पर दबाव डालते हैं।
4 ये चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें जो उत्तर आपका सही है वह है ए चुनाव लड़ते हैं। विकल्प संख्या 4 सही है। यहां बात दबाव समूह की हो रही है। दबाव समूह, और ये दबाव समूह इन्हें प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। ये संगठित होते हैं, ये राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये सरकार पर दबाव भी डालते हैं, किंतु ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ये चुनाव नहीं लड़ते, यही उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न 98 है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। यहाँ राजनीतिक दलों के आवश्यक कार्य के बारे में पूछा है कि राजनीतिक दल कौन सा कार्य नहीं करते हैं। पहला है, ये गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। दूसरा, ये चुनाव लड़ते हैं। तीसरा, ये राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं। चौथा, ये राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो आप देखिए, ये गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, इसमें विकल्प संख्या 1 जो है यही जो है सही है। यानी यहाँ नहीं पूछ रहा सही, तो यहाँ विकल्प संख्या 1 जो है इसमें उत्तर होगा। जो राजनीतिक दल होते हैं वे गुप्त रूप से जनता की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि राजनीतिक दल जनता की सेवा प्रकट रूप से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ते हैं, ये राजनीतिक शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, तथा ये तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा भी लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 है कि नीचे दी गई शासन प्रणालियों को उनके आवश्यक गुणों से मिलाइए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ शासन प्रणाली दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है आवश्यक गुण दिया हुआ है। तो देखिए कि शासन प्रणाली के अंतर्गत ए कैबिनेट प्रणाली, बी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सी संघात्मक प्रणाली और डी एकात्मक शासन प्रणाली। आवश्यक गुण में दिया हुआ है शक्ति का पृथक्करण, 2 सामूहिक उत्तरदायित्व, 3 शक्तियों का संकेंद्रण और 4 जो दिया हुआ है वह शक्ति का विभाजन। यहाँ पर कैबिनेट शासन प्रणाली यानी मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की बात कहा गया है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की विशेषता जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है कि मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यही जो है कैबिनेट शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का पृथक्करण होता है, यानी शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलग अलग होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियां होती हैं वे केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में जो राज्य होते हैं वे केंद्र के एजेंट की तरह होते हैं और शक्तियां जो होती हैं केंद्र के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है, यानी राज्य जो होते हैं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो केंद्र उन्हें देता है या सौंपता है। तो आपने देखा कि कैबिनेट शासन प्रणाली ए का 2, इसमें देखिए ए का 2 यहां है, बी का 1 यहां पर है, सी का यानी 4 यहां पर है और डी का 3 ये देखिए आपका सही है। तो इसमें विकल्प संख्या जो 2 है यही उत्तर जो है ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 100 है कि मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है 1 न्याय संगत समाज, 2 उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज,
3 शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज, 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो मार्क्सवाद है वह उपर्युक्त सभी, यह विकल्प इसमें चौथा जो है यह सही है कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा समाज चाहता है जो वर्ग विहीन समाज हो, जिसमें हैव और हैव नॉट्स ना हो, सभी लोग जो है योग्यता अनुसार कार्य करें और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करें, ऐसा समाज जो है कार्ल मार्क्स चाहता है। उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज की भी बात कार्ल मार्क्स करता है। कार्ल मार्क्स ऐसा सोसाइटी या समाज चाहता है कि जो शोषण विहीन हो, किसी का शोषण नहीं हो और जिसमें वर्ग में भी विभाजन नहीं हो। तो आपने देखा कि कार्ल मार्क्स ये तीनों बातें उसकी विचारधारा में मिलती है। अब प्रश्न संख्या 101, यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश हैं? तो यूरोपीय यूनियन 1 23, बी 24, 3 25 और चौथा जो है वह है 26। तो पहले में 23, दूसरे में 24, तीसरे में 25, चौथे में 26। जब यह प्रश्न बना था तो यूरोपीय यूनियन में कुल 25 देश थे। तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही है। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है, 27 है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 102, नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1 1948, 2 1949, 3 1950, 4 1951। तो आप यहां पर देखिए 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है 103, इनमें से किस सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के विचार का उदय हुआ? कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, जिसका उत्तर बेलग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि गुटनिरपेक्षता के विचार का उदय कहाँ हुआ, गुटनिरपेक्षता के विचार के उदय पूछते हुए कह रहा है कि 4 विकल्प हैं। 1 बार्डुंग सम्मेलन में, 2 बेलग्रेड सम्मेलन में, 3 लुसाका सम्मेलन में और 4 अल्जीयर्स सम्मेलन में। तो यहाँ जो उत्तर सही है 1 यानी बार्डुंग सम्मेलन में जो है गुटनिरपेक्षता के विचार का उदय हुआ था। 1955 1955 में बार्डुंग में एक सम्मेलन हुआ और यह बार्डुंग जो है कहाँ है? इंडोनेशिया। यहीं पर बार्डुंग सम्मेलन हुआ और इसी में गुटनिरपेक्षता का विचार जो है आया और गुटनिरपेक्षता के विचार के प्रमुख परोधा नेहरू, नासिर, टीटो, ये 3 मुख्य परोधा थे। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 104 है कि इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें उदारवादी राज्य की क्या विशेषता नहीं है, यही प्रश्न पूछा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, 2 जनता को मूल अधिकार, 3 एक से अधिक राजनीतिक दल, 4 राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो क्या नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें उत्तर 4 राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन, यह जो है उदारवादी राज्य या आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता नहीं है।
राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन, यह जो है समाजवादी राज्य की विशेषता है। हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 105 है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1 स्टॉकहोम, 2 रियो डी जेनेरो, 3 लंदन और 4 न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण सम्मेलन प्रथम जो हुआ था वह स्टॉकहोम विकल्प संख्या 1 या 1 सही है। और यह जो है सम्मेलन, यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह आपने देखा कि स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम। और यह स्टॉकहोम में कब हुआ था? 1972 में हुआ था और यह पर्यावरण का पहला सम्मेलन था। अगला प्रश्न आप देखिए, 106वां प्रश्न है। किस संधि से यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी? यानी यूरोपीय यूनियन के जो देश रहे हैं वे अपने लिए एक कॉमन जो है मुद्रा अपनाएंगे। एक ऐसी संधि हुई जिस पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। विकल्प 4 हैं। 1 पेरिस संधि, 2 एम्स्टर्डम संधि, 3 मास्ट्रिच संधि और 4 नाइस संधि। इसमें जो उत्तर सही है वह है मास्ट्रिच संधि। यह मास्ट्रिच संधि जो है कब हुई थी? 1992 यानी 1992 में मास्ट्रिच संधि हुई थी। यह मास्ट्रिच है कहाँ? यह जो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। यहीं पर जो है ईयू के देशों ने समान मुद्रा पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। प्रश्न संख्या 107 है कि कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? ए अरस्तु, 2 लाक, 3 ग्रीन, 4 मैकियावेली। तो आप देखिए कि इसमें उत्तर जो है वह मैकियावेली है, क्योंकि कौटिल्य जो है, कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है, इसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। क्या लिखी? अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वस्तुतः यह प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, ना कि अर्थ पर। मैकियावेली, आप देखिए मैकियावेली ने जो है द प्रिंस लिखा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को यथार्थवादी नीति यानी साम दाम दंड भेद अपनाने की बात कौटिल्य ने कहा है। मैकियावेली ने भी यथार्थवादी नीति अपनाने की बात की है, यानी राजा को एन केन प्रकारेण शक्ति संचय करना चाहिए। इसने भी यथार्थवादी, इसीलिए कौटिल्य के विचार जो है वह मैकियावेली से मेल खाते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता था? 1 वुडरो विल्सन, 2 रूसो, 3 EH कार और 4 बुल।
तो आप देखिए कि इसमें जो है, जो उत्तर सही है, एक वुडरो विल्सन, यही जो है उत्तर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 है कि किसी देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? एक, 5वें भाग, बी, 6वें भाग, 3, 7वें भाग और 4 जो है 8वें भाग। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 7वें भाग में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें भाग में जो है चार्टर के कहा गया है किसी देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई हो सकती है। यानी अध्याय 7, अध्याय कौन 7, अध्याय 7 के अनुच्छेद क्या 40 कितना 42 के अधीन यह बात कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के द्वारा सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 क्या है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार हो सकता है 1, जाति, 2, धर्म, 3, 1 और 2 दोनों, 4, 1 और 2 दोनों ही नहीं। तो भारत में सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार जो है इन विकल्पों में से जाति हो सकता है। तो विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 111 है। आप देखिए कि इनमें से कौन सा कारक विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता? 4 कारक 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आकार, जलवायु, इतिहास, भूगोल। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है जलवायु, यह जलवायु ही जो है यह जो है विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी भी देश के विदेश नीति पर प्रभाव देश का आकार भी डालता है, उसकी इतिहास और संस्कृति भी डालती है, उसका भूगोल भी डालता है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कि 112, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संसद सरकार पर निर्भर करती है। सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। सरकार संसद पर निर्भर होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कही गई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से आजाद होती है, यानी सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। आप यहाँ पर विकल्प संख्या 2 देखिए। इस उत्तर में, इस प्रश्न में जो है विकल्प संख्या 2 यही उत्तर जो है सही है। प्रश्न संख्या 113 आप देखिए कि किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? 1, न्यायालय के आदेश पर। 2, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 3, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति चल रही हो। 4, जब वित्तीय आपात की स्थिति हो। तो आप देखिए कि मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है वह जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति चल रही हो, यानी राष्ट्रीय आपात जो है यह संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन दिया गया है। राष्ट्रीय आपात जो है यह भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। आप देखिए कि इसी के दौरान कुछ मूल अधिकार जो है निलंबित होते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का इनका निलंबन जो होता है, निलंबन, वह अनुच्छेद 359 के अधीन होता है। 359 के अधीन अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 में दिए गए अधिकार को छोड़ करके शेष मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 114 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? 1 प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, 3 लोकसभा अध्यक्ष को, 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आप यहां देखिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। यह विकल्प संख्या 2 जो है वही सही है। प्रश्न संख्या 115 कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? 1 प्रधानमंत्री, बी लोकसभा, 3 राष्ट्रपति, 4 जनता। तो इसमें आप देखिए कि व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के, विकल्प संख्या 3 सही है। मंत्री जो होते हैं यह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी के पश्चात पर्यंत जो मंत्री हैं अपने पद को धारण करते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यह उत्तरदायित्व जो होता है यह विधायिका, भारत में लोकसभा या निर्वाचित सदन के प्रति होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 116वां प्रश्न है कि सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किया था? 1 सुकरात ने, बी थुसिडाइडस ने, 3 प्लेटो ने, 4 अरस्तु ने। तो इसमें चौथा विकल्प जो आपका है अरस्तु, इसी अरस्तु ने जो है सरकार का सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। अरस्तु ने सरकार का जो वर्गीकरण किया था वह 2 आधारों पर किया था। पहला संख्या और दूसरा जो है गुण। संख्या के लिए अरस्तु ने बताया था कि जो शासन की शक्ति है वह एक व्यक्ति में है या कुछ व्यक्ति में है या बहुत सारे व्यक्तियों में है। गुण के लिए अरस्तु ने कहा था कि जो शक्ति या सत्ता या सरकार है वह स्वहित या व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करता है या अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है या जनहित के लिए कार्य करता है, जनहित के लिए कार्य करता है। इस आधार पर अरस्तु ने जो है शासन का वर्गीकरण किया। तो पहला जो उसने वर्गीकरण किया, आप देखिए उसने बताया कि
एक व्यक्ति का शासन हो और वह जनता के हित के लिए शासन करे तो वह राजतंत्र है। दूसरा, यदि कुछ व्यक्तियों का शासन हो और वह जनता के हित के लिए शासन हो तो वह अभिजात तंत्र है। अभिजात्य यानी कुलीन तंत्र है। अगर बहुत सारे लोगों का शासन जनता के हित के लिए हो तो वह जो है क्या है, पॉलिटी है। पॉलिटी, इसका यह अच्छा रूप है। अच्छा, और जब यही जो है स्वहित के लिए शासन करने लगता है तो विकृत रूप सामने आता है। कौन सा रूप? विकृत रूप। विकृत रूप। और इस विकृत रूप में पहला जो आता है वह आता है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र यानी एक व्यक्ति का शासन अपने हित के लिए। दूसरा इसमें आता है गुट तंत्र। गुट तंत्र यानी कुछ व्यक्ति अपने हित के लिए शासन करते हैं तो गुट तंत्र। और तीसरा, बहुत सारे व्यक्ति यदि अपने हित के लिए शासन करने लगते हैं, यह है लोकतंत्र। तो इस तरह से जो है अरस्तु ने पहली बार जो है व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। प्रश्न संख्या 117 है कि ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक है 1 लॉक, 2 हॉब्स, 3 रूसो और 4 मिल। तो आप यहां पर देखिए कि टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट का जो लेखक है 1 लॉक, इसमें सही है। वाहन ने लॉक के टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट पर टिप्पणी करते हुए टू ट्रीटाइज को 2 नाली बंदूक कहा। 2 नाली बंदूक। और इस 2 नाली बंदूक की एक नाली तो इसकी हॉब्स की ओर तनी हुई है और दूसरी जो है रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर की ओर तनी हुई है। ऐसा वाहन जो है लॉक के टू ट्रीटाइज के लिए कहता है। प्रश्न संख्या 118 है कि इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1 स्वामी विवेकानंद, 2 जी.के. गोखले ने, 3 स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 4 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। तो आप देखिए कि जी.के. गोखले दूसरा विकल्प ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह 1905 में की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 119। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लॉक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित था? 1 बेंथम, 2 मिल, 3 रूसो, 4 ग्रीन। तो आप देखिए कि जो लॉक, यहां लॉक की बात कही गई है। लॉक ने मानव स्वभाव का एक बेहतरीन चित्र खींचा था कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। वह उसके अंदर दया, सद्गुण आदि जो है भरा हुआ है। और लॉक जो है उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। उदारवाद का जनक कहा जाता है। आप यहां देखिए, यानी लॉक व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास रखता है। विवेकशीलता में विश्वास रखता है और व्यक्ति अपना हित अहित वह जो है बेहतर तरीके से समझता है।
तो यहाँ पर देखिए कि जो विकल्प संख्या 2 मिल है वही इसमें सही होगा, क्योंकि मिल भी जो है एक उपयोगितावादी चिंतक तो है लेकिन उदारवाद से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति की आजादी की बात करता है। तो आपने देखा कि इसमें जो है मिल उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा डाला गया? 1 41वें, बी 42वें, 3 43वें, 4 44वें। तो आप देखिए कि धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में डाला गया। विकल्प संख्या 2 जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न 121, इनमें से किस देश में एक दलीय पद्धति है? 1 चीन, 2 ब्रिटेन, 3 फ्रांस और 4 भारत में। आप देखिए कि इन तीनों देशों में जो है कहीं पर द्विदलीय कहीं पर बहुदलीय है। इसमें उत्तर जो एक है चीन, यही उत्तर जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न आप देखिए 123 है कि इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? आप देखिए 1 मैक्स वेबर, 2 वुडरो विल्सन, 3 साइमन और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर 123वां है वह मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न आप देखिए 124वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया है? CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड TT, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन TT, ICCPR, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इसमें जो उत्तर सही है वह 3 ICCPR पर भारत ने यानी इंटरनेशनल कोवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह सदस्य देशों के व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य को देती है। इस संधि पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर 10 अप्रैल 1979 1979 में किया। अंतिम 125वां प्रश्न है कि इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सही नहीं है? 1 यह संविधान में अंकित है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। तीसरा, यह सन 1950 में बना था। चौथा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग जो है यह एक संविधानेतर निकाय है, यानी यह संविधान में अंकित नहीं है। यहाँ पर अंकित है लिखा हुआ है, तो योजना आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं। आप देखिए कि यदि आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो उसमें जो है योजना आयोग के बारे में बात नहीं कही गई है। यह मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा सन 1950 में बनाया गया था। इसका अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ये जो है यह 15 मार्च 1950
1950 को गठन किया गया था। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। समाप्त करके इसके स्थान पर एक नए आयोग का गठन, कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 में किया गया। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 91 से लेकर के प्रश्न संख्या 125 तक का अध्ययन कर लिया। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।